नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पश्चिम एशिया से आने वाली खबरें सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की रसोई, खेती और कारखानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की ताजा रिपोर्ट ने भारत की आर्थिक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खाड़ी देशों में छिड़ी ये जंग भारत की विकास दर को पटरी से उतार देगी? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर है। 2025 में हमने इस क्षेत्र में करीब 98.7 बिलियन डॉलर, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 8,22,000 करोड़ रुपए होते हैं, इतने का सामान हमने वहां से इंपोर्ट किया था। सबसे डराने वाली बात यह है कि हमारा करीब 49% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और 68% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से आता है। क्रूड ऑयल की तरह LNG का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा फैला हुआ है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, प्लास्टिक, केमिकल्स, फार्मा, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में होता है। पहले आते हैं CNG पर, जिसमें LNG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। LNG जब इंपोर्ट होकर आती है तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड फॉर्म में होती है और उसे जब डिकम्प्रेस या यूं कहें रीगैसिफाई किया जाता है तो वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है और CNG बनती है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। वहीं हमारे घरों की रसोई में भी LNG का इस्तेमाल होता है। जिन घरों में डायरेक्ट गैस पाइपलाइन कनेक्शन होता है उनमें PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस आती है, जो कि LNG से बनती है। लेकिन जिन घरों में गैस सिलेंडर आते हैं उनमें LNG का कोई योगदान नहीं, क्योंकि उनमें LPG होती है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी होती है। अब आते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र पर, यानी खेतीबाड़ी के क्षेत्र पर। LNG के महत्वपूर्ण इस्तेमालों में से एक है अमोनिया बनाना, जो यूरिया जैसी नाइट्रोजन बेस्ड खाद्य का मुख्य हिस्सा है। फिर है प्लास्टिक और सिंथेटिक सामान, पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपेलीन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्म है, जिसमें खाने की पैकिंग, बॉटल्स, डिस्पोजेबल टिफिन बॉक्स बनाए जाते हैं। वहीं PVC यानी घर की पाइप जो होती हैं, जो प्लास्टिक पाइप्स होती हैं जिनमें पानी वगैरह जाता है, उसको बनाने में भी LNG का इस्तेमाल होता है। साथ ही जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिस प्लास्टिक से बनते हैं वो भी LNG के थ्रू ही बनाया जाता है, उसमें भी LNG का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ फर्श पर जो मैट्स बनाई जाती हैं, जिन मैट्स का इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी LNG का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दवाइयों में भी इसका काफ़ी व्यापक इस्तेमाल है। एस्पिरिन, विटामिन के कैप्सूल बनाने में इसका यूज होता है। साथ ही डिटर्जेंट, पेंट, वार्निश और एंटी फ्रीज केमिकल्स, इनको बनाने के लिए भी मेन सब्सटेंस LNG ही है। इसी के साथ पावर प्लांट्स में भी LNG का इस्तेमाल कर टरबाइंस को, जो बड़े बड़े चक्के होते हैं, पंखे होते हैं, उन्हें घुमाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। भारी भरकम ट्रक और बड़े समुद्री जहाजों में डीजल के सीधे विकल्प के रूप के तौर में LNG का भी इस्तेमाल होता है। बता दें कि 4 मार्च 2026 से कतर की पेट्रोनेट ने गेल को होने वाली गैस सप्लाई बंद कर दी है। हमारे पास कच्चे तेल का स्टॉक 30 दिन से भी कम का है और खाना पकाने वाली गैस का स्टॉक तो 14 दिनों का है, महज 14 दिनों का। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ऐसे ही बाधित रही तो भारत में ईंधन की किल्लत और महंगाई का ऐसा दौर आएगा जो हमने दशकों से नहीं देखा है। हालांकि आज खबर आई है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दी है। हमने इसे लेकर एक्सपर्ट से बात की है, सुनिए उनकी क्या राय है। देखिए, हम अगर आज रशिया पे के लिए को ऑर्डर देंगे तो आज की तारीख में रशिया के तेल की डिमांड दुनिया भर से बढ़ गई है जी। नहीं बढ़ेगी? एक हम ही हैं जिनको चाहिए? अरे दुनिया भर को रूसियों का तेल चाहिए, क्योंकि बहुत से देशों के पे नकारात्मक असर हुआ है इस लड़ाई का। तो पहली चीज, हम आज ऑर्डर देंगे और हमको कब ऑर्डर का भरपाई होगी ये तो हमें देखना पड़ेगा ना, वो तो रूसी। और अगर आप इस भुलावे में रहें
कि आप एक तरफ तो ब्रिक्स के चेयरमैन हो, इस वर्ष आप ब्रिक्स के चेयरमैन हो, जी और ब्रिक्स के 2 देश यानी कि रूस और चीन ने तो ईरान के साथ पूरी तरीके से हाथ मिला रखा है, और हम उन्हीं से तेल लेना चाहते हैं, जबकि हम मिले हुए हैं इजराइल और अमेरिका से। तो आप समझते हैं कि रूस हम पर बड़ा इनायत करेगा, और बड़ी जल्दी में इनायत करेगा। चलिए, इनायत तो कर देगा क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है, मगर बहुत जल्दी में इनायत नहीं करने वाला। और जिस तरीके से ईरानी जो हमारे 38 टैंकर्स वहां फंसे हुए हैं, चीन के भी फंसे हुए हैं, मगर चीन के वो छोड़ देगा, जी हमारे नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? आप होते क्या छोड़ देते स्थिति में, जबकि आपका मतलब आप दोस्त हुआ करते थे और आप जाकर के उनके विरोधियों के संग गलबैयां कर रहे हैं। ये संकट सिर्फ गाड़ियों के पहियों तक सीमित नहीं है, यह आपकी थाली तक पहुंचेगा। भारत ने पिछले साल खाड़ी देशों से करीब 3.7 बिलियन डॉलर की खाद खरीदी है। अगर सप्लाई रुकी तो खेती की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर अनाज और सब्जियों की कीमत पर पड़ेगा। यानी खाड़ी में गिरती मिसाइलें भारत में फूड इन्फ्लेशन का कारण बन सकती है। डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो सूरत का हीरा उद्योग सबसे ज्यादा खतरे में है। भारत करीब 40% कच्चे हीरे वहीं से मंगाता है। इसके अलावा सीमेंट बनाने के लिए भी जो जरूरी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और जिप्सम जैसी चीजें होती हैं, वो भी 60% से ज्यादा वहीं से सप्लाई होता है, यानी वेस्ट एशिया से होता है। बता दें कि बिजली के तारों के लिए भी जो जरूरी कच्चा माल है वो भी रुक सकता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर तरफ ब्रेक लग सकता है। एलएनजी वाली जो टैंकर्स हैं, क्योंकि टैंकर्स द्वारा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है यूएई या कतर से एलएनजी का बड़ा उत्पादन है, और तेल का उत्पादन तो खैर फैला हुआ है। मगर मोटी बात यह है कि तेल का हमारे देश की तेल मतलब गल्फ देशों पर हमारी निर्भरता तेल के लिए लगभग 45% है। हमारी जरूरतों की 45% है। और जहां तक जरूरत का सवाल है, तेल जो हम आयातित करते हैं हमारी कुल जरूरतों का 85-88% है। तो आप समझ सकते हैं कि तेल पे हम कितने निर्भर हैं, तेल के आयात पे कितने निर्भर। अब आपका अगर सवाल ये है कि हमारे जो टैंकर्स हैं वो फंस गए हैं, साफ होगा अब तक, माफ करिएगा, कि 38 टैंकर्स हमारे एलएनजी और तेल को मिला जुला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे पड़े हैं। केवल हमारे ही देश का नहीं फंसा पड़ा है, और भी देशों के टैंकर्स फंसे पड़े हैं। उसमें चीन भी शामिल है। मगर बहुत बड़ा अंतर ये है, और आपके श्रोताओं को ये समझना जरूरी है, कि देश की विदेश नीति हमारे किसानों के, हमारी घरेलू जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं? तो अगर हमारे देश के नेतागण गलती करते हैं तो हमारी जेब पे असर पड़ता है, सीधे सीधे। जीटीआरआई की यह रिपोर्ट साफ करती है कि पश्चिम एशिया का तनाव सिर्फ एक क्षेत्र तक नहीं सीमित है, सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सीधा असर भारत पर भी है, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा सप्लाई चेन शॉक हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी ऊर्जा और कच्चे माल के लिए किसी दूसरे विकल्प को जल्द तलाश पाएंगे, या फिर यह संकट भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थाम देगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।